नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और 15 से 21 दिसंबर तक 5 कार्य दिवस इसमें शामिल होंगे। वहीं 18 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने सदन के अंदर राज्य में बढ़ते अपराध से लेकर रोजगार और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। वहीं सरकार भी सदन में आने वाले हर जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब देने को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। शीतकालीन सत्र को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। भले ही राजधानी रांची का पारा 9 डिग्री हो, लेकिन जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब सदन का पारा बहुत ऊपर रहेगा। ऊपर इसलिए रहेगा क्योंकि विपक्ष ने तैयारी कर रखी है। विपक्ष की तरफ से चाहे वो बढ़ते अपराध का मुद्दा हो, युवाओं को रोजगार का मुद्दा हो, धीरज साहू के घर से नगद राशि जो बरामद हुए हैं उसका मुद्दा हो, धनबाद जेल में घटित घटना का मुद्दा हो, या सरकार ने जो आश्वासन दिए थे, सरकार की जो योजना इस वक्त चल रही है उसके अनुरूप जो दावे किए जा रहे हैं उसका मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे इस शीतकालीन सत्र में सदन के अंदर उठेंगे। अगर हम दूसरी बात सत्ता पक्ष की कर लें तो सत्ता पक्ष के पास भी बहुत कुछ है। सत्ता पक्ष ये कह रही है कि उन्होंने जो कर दिखाया है 4 साल में वो बीते 20 साल में नहीं हुए हैं। इस वक्त झारखंड में सरकार की जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, उस कार्यक्रम के जरिए भी आंकड़ों की बातें कही जा रही है। चाहे वो पेंशनधारियों का आंकड़ा 36 लाख तक पहुंचने की बात हो, चाहे वो केसीसी के जरिए किसानों को 20 लाख किसानों को राहत देने की बात हो, छात्रों के अगर हम साइकिल की बात कर लें उसके डीबीटी के जरिए जो राशि छात्राओं के खाते में भेजे जा रहे हैं उसकी बात हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर सरकार की तरफ से भी तैयारियां चल रही हैं। शीतकालीन सत्र 5 कार्य दिवस होंगे और 18 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट भी इसी सदन में पेश होगा। तो ये देखना होगा कि आज से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसका पारा कहां तक जाता है, और जो मुद्दे अब तक शीतकालीन सत्र की बात कर लें या पहले जो भी सत्र हुए हैं उसमें जो गर्माहट रही है, क्या वो गर्माहट अंदर महसूस की जाएगी, भले ही बाहर का पारा भले नीचे की ओर लुढ़क रहा हो। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो आज से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इस सत्र में विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के पास भी कई मुद्दे हैं। कई मुद्दों को यहां पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन इन मुद्दों में क्या खास रहने वाला है, सीधे जान लेते हैं अपने सहयोगी। रांची से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार हमारे साथ देखिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। विधानसभा परिसर के ठीक बाहर उनकी मौजूदगी है जहां पर चहलकदमी खूब नजर आ रही है। अविनाश, सत्र की शुरुआत कब से होने वाली है? सबसे पहले तो जरा तस्वीरों के साथ ये जानकारी भी दीजिए। ये देखिए, समय 11 बजे का है और आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। जो सदन में शोक प्रस्ताव आएंगे और सभी दल के जो विधायक दल के नेता होते हैं वो अपना शोक प्रकट करते हैं। 5 दिनों का इस बार कार्य दिवस होगा और जो आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर है और जो जानकारी है वो हम आपको बता दें। ये जो आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं इस वक्त, ये भीड़ सुरक्षा के लिहाज से है, क्योंकि जिस तरह से संसद में जो घटना घटी और उसके बाद से शीतकालीन सत्र यहाँ से आज आगाज हो रहा है, तो विधानसभा के अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत सारी चीजों में अपडेट किए गए हैं या तब्दीलियां भी हैं, या फिर हम ये कहें कि जो पहले से नियम लागू थे उसे अब सख्ती से यहाँ इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। ये जो गेट, आप 2 नंबर गेट के बाहर हम खड़े हैं, सामने आप देख सकते हैं विधानसभा का ये भव्य भवन भी है। यहाँ से तमाम जो विधायक हैं और मंत्रियों का आना जाना होता है। यहाँ विधायकों की गाड़ी को भी जांच किया जा रहा है, जो नियम के अनुरूप ही है। यह कोशिश हो रही है कि उनकी गाड़ी में अगर दूसरे उनके लोग बैठे हैं, अगर पीएस हैं तो उनका अपना पहचान पत्र होता है उसकी भी जांच कर लेना, और अगर दूसरे लोग हैं
तो उनके बारे में ये पहले तफ्तीश कर लेना कि वो कौन लोग हैं, वो कहां तक जाएंगे, क्योंकि इसके बगैर आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दूसरी और एक अहम जानकारी ये भी हम आपको बता दें कि आज अगर कोई ये सोच रहा है या इस पूरे शीतकालीन सत्र को लेकर अगर कोई ये सोच रहा है कि दर्शक दीर्घा में जाकर सदन की कार्यवाही को अगर देखें तो ये इतना आसान नहीं होगा। देखिए, नीरा यादव की ये गाड़ी है, बीजेपी विधायक हैं, कोडरमा से हैं और यहाँ वो जा रही है। मैम, ये जो जांच चल रही है ठीक है ना? संसद में जो घटना घटी, बिल्कुल जांच चलनी चाहिए। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? आपके लोग बैठे होंगे, गाड़ी में उतारना पड़ेगा अगर उनके पास पहचान पत्र। आपत्ति नहीं, सुरक्षा के लिए जो भी किया जाए ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। सबको कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए, नीरा यादव कह रही है कि एकदम कोई आपत्ति नहीं है, आप जांच कीजिए और जो भी लोग यहाँ से आना जाना जिनका भी हो रहा है, किसी भी दल से विधायक हो, सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक एक कर जितनी भी गाड़ियां आएंगी, आप इसी तरह हम आपको दिखाएंगे कि जो भी गाड़ी इस गेट से होकर अंदर प्रवेश करेगी उन सभी का जांच होना है। अब मुद्दों पर थोड़ा जरा आ जाते हैं, क्यों अगर आप राजधानी रांची की बात कर लें तो इस वक्त 9 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर हम अंदर की गर्माहट की बात करेंगे तो वो मुद्दों की गर्माहट होगी, चाहे विपक्ष के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं, विपक्ष ने बढ़ते अपराध का मुद्दा रखा है, विपक्ष ने धनबाद में घटित घटना का मुद्दा रखा है, विपक्ष ने धीरज साहू के प्रकरण का मुद्दा रखा है, विपक्ष ने सरकार के द्वारा जो योजना इस वक्त दी जा रही हैं उसमें क्या अपडेट हैं और सरकार के आंकड़े और हकीकत में क्या फर्क है, इसका मुद्दा रखने की बात हो रही है। इसके ठीक उलट सरकार ने भी अपनी तैयारी कर रखी है और मंत्रियों को यह साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। बिल्कुल अविनाश, और अब 11 बजे से जैसे सत्र की शुरुआत होगी, देखना होगा कि सत्र में जन कल्याणकारी कार्य किस रूप में होते हैं, जनता के लिहाज से ये सत्र कितना महत्वपूर्ण रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि कैसे आज का ये सत्र जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और सुरक्षा के लिहाज से देखिए चाक चौबंद इंतजाम आपको नजर आए होंगे और बहुत जरूरी भी है। राजनीतिक दल के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सुरक्षा और उस सुरक्षा में चूक कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसके लिए हम सबको भी क्यों ना क्यों कोऑपरेट करना पड़े, सहयोग करना पड़े, और उसके लिए जो कुछ किया जा सकता है वो जरूर किया जाएगा। झारखंड में एक बार फिर से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव विधानसभा में आ सकता है। दरअसल राजभवन से कुछ आपत्तियों के साथ इसे लौटा दिया गया था और इस बिल को फिर से सदन के पास करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। पूरे मामले पर जेएमएम का तर्क है, जेएमएम की तरफ से कहना है कि ये उनका मुद्दा था और इसे लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, जबकि बीजेपी का यह मानना है कि इस मुद्दे को सत्ता पक्ष राजनीतिक स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो सबसे पुरानी मांग रही है राज्य निर्माण के समय से कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, मूल निवासियों को 3rd और 4th ग्रेड में 100% जो है ना नियुक्तियाँ हो। ये हम लोग का पार्टी का भी विचारधारा रहा और पिछले समय सरकार ने कोशिश भी किया। राजभवन का जिस तरीके से ये रहा उसको वापस किया था। विधानसभा का मामला है, विधानसभा में ही होने के बाद हम लोग चाहेंगे कि फिर से 1932 का खतियान मनाए। सदन के अंदर जब भी यहाँ के लोगों के हितों की बात आएगी, चाहे 1932 के खतियान के बारे में हो, चाहे स्थानीय नियोजन नीति के बारे में हो, भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के आबादी के साथ खड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार लगातार यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर के हम जनता के बीच में इसको बेनकाब करेंगे, सदन के अंदर और सदन के बाहर। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के तहत सीएम हेमंत सोरेन आज खूंटी में आपको नजर आएंगे। कचहरी मैदान में इसे लेकर कार्यक्रम को भव्य आयोजन के तौर पर तैयार किया गया है, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी की गई हैं। सीएम यहां 200 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है करने वाले हैं। साथ ही लाभार्थियों के बीच 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का भी वितरण जो है वो किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर सरकारी योजना की जानकारी को लेकर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां से योजना की जानकारी देने के साथ ही लोगों के आवेदन पर समस्या का समाधान भी किया जाएगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पे आगमन होना है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टॉल्स की शाखा है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका हम लोग ये करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और उसके अलावा ये सामने जो आप हैंगर देख रहे हैं इसमें जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभुक हैं और जो आम जनता है जो भी माननीय मुख्यमंत्री को सुनने आएगी उनके लिए व्यवस्था की गई है। उसके अलावा और भी डिफरेंट स्कीम्स हैं जिनका माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास कराया जाएगा। हम हैं अभी खूंटी जिला में, और खूंटी जिला में इसीलिए हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत खूंटी जिला पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा ये स्टेज बनाया गया है और सारी तैयारियां जो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर होती है वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने के बाद लगभग 200 करोड़ से अधिक की योजना का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं के सैकड़ों लाभुकों के बीच 50 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम स्थल में स्टॉल भी लगाए गए हैं जहां पर सरकारी योजना की विधिवत जानकारी दी जाएगी और जो भी लाभुक होंगे उनका वो अपना आवेदन देंगे जिसका त्वरित निष्पादन भी किया जाएगा। और ये कार्यक्रम लगभग 1 बजे है जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद कार्यक्रम का यहाँ शुभारंभ होगा और 1 बजे से कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री फिर यहाँ से रांची के लिए रवाना होंगे। शैलेश कुमार, न्यूज 18, खूंटी। लोहरदगा में सरना समिति ने सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। पूर्व लोकसभा सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में हुई बैठक में सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग की गई। सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासी शुरू से ही प्रकृति का पूजक रहे हैं जिन्हें धार्मिक स्वतंत्रता से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि 30 दिसंबर को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। भारत के लगभग 15 करोड़ प्रकृति पूजक आदिवासी को सरना धर्म कोड चाहिए। ये हमारी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का मामला है, लाइफलाइन है। 1951 की जनगणना तक इसका प्रावधान था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने इसको हटा दिया। अभी भाजपा और संघ वाले जबरदस्त आदिवासी को हिंदू बनाना चाहते हैं। 2011 की जनगणना में हम आदिवासी 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा है, जबकि जैन धर्म लिखाने वालों की संख्या केवल 44 लाख थी। तो हम उससे भी ज्यादा हैं। तो उनको मान्यता मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं दी जाती है। मुंबई में साहिबगंज के मजदूर पंकज मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात का वायरल वीडियो भी सामने आ गया है। साहिबगंज के राधानगर के निवासी पंकज मंडल मुंबई के बोरीवली में मजदूरी कर रहे थे, पर लहसुन चोरी के आरोप में उनकी बुरी तरह से पिटाई की जाती है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर साहिबगंज में रहने वाले उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो लहसुन चोरी के आरोप में एक शख्स की बर्बर तरीके से पिटाई की जाती है और इस कदर पीटा गया कि इस शख्स की मौत हो गई है। परिजनों को जैसे ही इस खबर की जानकारी मिली उनका अब रो रो कर बुरा हाल है। मजदूर की हत्या में शामिल आरोपी को हालांकि मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृत्यु यहाँ से फोन आया, मोबाइल में छोड़ दिया, मारता है एकदम लात ले ले, मारपीट काम करता है। आपका पति का मृत्यु किस प्रकार हुआ आपको पता है? तो जानकारी है किस तरह? जानकारी तो सबके नहीं। पीट के उसका हत्या कर दिया है। ये असहनीय पीड़ा है और इनका छोटा छोटा बाल बच्चा है, झोपड़ी का मकान है। सहानुभूति हम लोग का तो इनके साथ है, लेकिन हम झारखंड सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि इनके परिवार का पालन पोषण हेतु इसको मुआवजा राशि दिया जाए। और बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पर डबल मर्डर का आरोपी चौड़ा राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल के हल्दिया स्टेशन से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। कारोबारी और जवान के मर्डर का यह आरोपी है।
चौड़ा राजू को जमशेदपुर अब पुलिस लेकर आएगी। ट्रेन में सफर करते हुए इस शख्स को पकड़ा गया। आरोपी के पास से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो डबल मर्डर का ये आरोपी चौड़ा राजू, जिसे अब पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। हालांकि बंगाल के हल्दिया स्टेशन से इस शख्स को पकड़ा गया, जो कि यात्रा कर रहा था। कारोबारी और जवान के मर्डर का आरोप इसके ऊपर है। और अब ये जो जानकारी सामने आ रही कि चौड़ा राजू को जमशेदपुर पुलिस लेकर पहुंचेगी। 8 दिसंबर को मानगो में हत्या की जाती है जमीन कारोबारी सज्जाद की। तो डबल मर्डर की वारदात को समझना भी जरूरी है। आपको बताते चलिए कि 8 दिसंबर को मानगो रोड नंबर 16 में बाइक सवार 5 बदमाशों ने जमीन कारोबारी और बदमाश मोहम्मद सज्जाद खान उर्फ टांडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भागने के क्रम में टाइगर जवान रामदेव महतो और निर्मल टूडू ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया, जिसके बाद बदमाशों ने टाइगर जवान रामदेव महतो को भी गोली मार दी। इलाज के क्रम में टीएमएच में जवान की भी मौत हो जाती है। इस मामले में मानगो थाने में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी चौड़ा राजू फरार बताया जा रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त जहां पर चौड़ा राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है और 8 दिसंबर की मानगो में घटना को अंजाम देने के बाद ये शख्स जो है वो फरार बताया जा रहा था। 2 लोगों की हत्या का आरोप इसके ऊपर, जिसमें पहले कारोबारी को गोली मारी गई थी और भागने के क्रम में जब टाइगर जवान ने इस बदमाशों को पकड़ा तो टाइगर जवान की भी हत्या कर दी जाती है। अगली खबर गढ़वा से, जहां पर हाथियों का उत्पात थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा मामला रोधो गांव और चपकली गांव का है, जहां पर हाथियों ने घर को तोड़ते हुए घर में रखे हुए सारे जो अनाज थे, धान थे, उसे खा लिया। वहीं चपकली गांव में भी हाथियों ने घरों को ध्वस्त कर दिया और पशुओं को भी बताया जा रहा है कि उनको भी मौत के घाट उतार दिया। संसद में घटी घटना का असर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से विधानसभा के बाहर 1000 पुलिसकर्मियों को अलग अलग जगहों पर लगा दिया गया है। बगैर जांच के विधानसभा परिसर के अंदर अब आना नामुमकिन है। वहीं दर्शक दीर्घा में प्रवेश कर पाना अब आसान नहीं होगा। झारखंड विधानसभा की सुरक्षा की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। संसद में घटित घटना के बाद झारखंड विधानसभा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये 2 नंबर गेट है और यहाँ सामने से मंत्री रामेश्वर उरांव हैं और यहाँ उनकी गाड़ी की जांच हो रही है और ये बहुत जरूरी भी है। रामेश्वर जी, जांच बहुत जरूरी है क्योंकि जो घटना घटी है उसको लेकर सबको सचेत रहना। जो है जूता उतार के हमरो उतार के देख ले, है ना। जूता में रखे हुए थे, मैंने बताइए तो इतना टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहा है लोग। नहीं तो इसमें सवाल उठते हैं कि भाई विधायक और मंत्रियों को ही सबसे ज्यादा आपत्ति होती है, उनके लोग रहते हैं गाड़ी में, उतरना नहीं चाहते हैं। नहीं, सबको सबक लेना पड़ेगा। जो हुआ संसद में, लोकसभा में, उससे हमको सबक लेना है। हर एक मंत्री विधायक की जांच होगी और जांच के बाद ही यहां से आगे जाना है, क्योंकि जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि जो वैसे व्यक्ति जिनका अंदर जाना जरूरी है वही अपने पहचान पत्र को दिखाने के बाद अंदर जा सकते हैं। शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसी लिहाज से ये तैयारियां की गई है। सर, हर एक आने जाने वाले की जांच होगी? हर एक की आवश्यकता नहीं है जांच की। जो लोग पहले से माननीय हैं, जिनको लोग पहचानते हैं, उनके जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। पर उनके साथ जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो सबसे रिक्वेस्ट किया गया है जो नियम है उसका अनुपालन करते हुए, और अधिक जो लोग उनके साथ आते हैं वो गेट नंबर 4 से फ्रिस्किंग के बाद पास दिखा करके अपना जाएंगे। और खासकर अगर हम माननीयों की बात कर लें तो उनको सभी लोग जानते हैं, उनके साथ जो पीएस होते हैं उनका अपना पहचान पत्र होता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको जरूर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन की ये तस्वीर है और अगले 5 जो कार्य दिवस होंगे इसी तरह की तस्वीर आपको देखनी को मिलेगी। और खासकर अगर आप दर्शक दीर्घा में जाने की सोच रहे हैं तो आपको पूरे पहचान पत्र और किसी माननीय विधायक के द्वारा अनुशंसा पर ही आपको अनुमति मिल सकती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18।
गिरिडीह के कबरीबाद कोयला खदान में लगातार हो रही हेवी ब्लास्टिंग की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। इससे घरों में दरारें पड़ रही हैं। वहीं अब ब्लास्टिंग के बाद कोयले का टुकड़ा घरों तक पहुंच रहा है। असमय किए जा रहे ब्लास्टिंग से बच्चे और बुजुर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोग अब डीजीएमएस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।